18 घंटे गुजर चुके हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन ठप पड़ा हुआ है। रेस्क्यू प्लान ए के तहत जिस पाइप से 41 जिंदगियों को बचाने की तैयारी थी, वही पाइप ऑगर मशीन की ब्लेड में फंसने से पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। कहानी अब यह है कि टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में हाथी निकल गया और पूंछ अटक गई। कैसे बढ़ेगा रेस्क्यू ऑपरेशन और प्लान ए की फाइनल स्थिति क्या है, ये हर अपडेट हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अपडेट आप जानिए। अपडेट क्या है? उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन से ये बहुत बड़ी खबर, ऑगर मशीन पूरी तरह से बेकार हो गई। जो ऑगर मशीन अब तक की सबसे बड़ी उम्मीद के तौर पर देखी जा रही थी, वो बेकार हो गई। टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स जब बाहर आए तो उनसे सवाल पूछा गया। उन्होंने बताया कि ना ये सुधर सकती है, ना किसी तरीके से इस्तेमाल में लाई जा सकती है। ये ऑगर मशीन पूरी तरह से फेल हो गई है। ये भारी भरकम ऑगर मशीन जो कि अब तक बहुत बड़ी उम्मीद बनी हुई थी देशवासियों की, आखिरी पड़ाव आते आते आखिरी के 7 से 8 मीटर की ड्रिलिंग करते करते ये ऑगर मशीन फेल हो गई। इसका एक बहुत बड़ा रीजन कि वो ब्लेड्स जो थे वो वहां पर अटक गए हैं। वो जो पाइप्स जहां पर रेस्क्यू के लिए ये पाइप्स लगाई गई थी, इन पाइप्स में ये ब्लेड फंस गए हैं और बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा हिस्सा इन ब्लेड्स का जो है वो पाइप के अंदर फंसा हुआ है। उसे मलबे के तौर पर निकालना होगा, यानी कि पहले उसे काटना होगा, उसके बाद एक एक करके वो पूरा मलबा जो है वो पूरे रेस्क्यू पाथ से बाहर आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसीलिए कहा जा रहा है कि कल शाम 7:30 बजे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह से ठप रहेगा, कम से कम इस माध्यम से। ये जो सिलक्यारा वाला रोड है जिससे एक इवैक्यूएशन रोड बनाया जा रहा था, उसी इवैक्यूएशन रूट पर जो पूरा प्लान रेस्क्यू का है वो ठप रहेगा कल शाम 7:30 बजे तक। बड़ी बात कही है टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने। उन्होंने कहा है कि ये जो ऑगर मशीन है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। From the beginning, I said that 41 men are coming home safely, and we're not going to hurt anybody in the process. The drilling, the augering has stopped. Yeah. It's too much for the auger. Okay. Okay. It's like our auger is it's not going to do anything more. We're looking at, as we've always been, multiple options, but with each option, we're considering how do we make sure that 41 men come home safe and we don't hurt anyone. Right. Now, to do that, Yeah. we evaluate all of the evidence that we have about how the mountain's behaving. Now, the mountain has again resisted the auger, and so we're rethinking our approach. Later today, I'll talk to you. This is a decision that's made by all the experts, Okay. and your local experts, the Himalayan experts from India, Yeah. are providing us with, at the group, with all the information we need. I am confident 41 men are coming home. और ग्राउंड जीरो पर आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी बरखा लगातार अब तक एक एक अपडेट पहुंचा रही है हमारे साथ। हमारे सहयोगी राकेश पांडे भी जुड़ेंगे और स्टूडियो से हमारे साथ डॉक्टर नवीन है जो कि पूर्व डीजी रह चुके हैं, एनडीआरएफ पूर्व डीआईजी रह चुके हैं एनडीआरएफ के। मैं सभी मेहमानों का भी रुख करूं और अपने सहयोगी का रुख करूं। पहले बरखा आप ही का रुख कर लेते। बरखा, क्या जानकारी? इस वक्त की जो तस्वीरें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं वो आपको सबसे पहले बताते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं, देखिए वो मौके पर पहुंचे। हमसे कुछ ही देर पहले टनल के अंदर वो वहां पर गए थे। काम जो है वो पूरी तरह से रुका हुआ है। मंथन का दौर जो है वो लगातार जारी है कि आखिर अब विकल्प जो है वो कौन सा होगा। ऑगर जो है, ऑगर मशीन को काम करने में वक्त लगेगा और देखिए काम भी कैसे वो करेगी, पूरी तरह से फंस चुकी है, उसको बाहर निकाला जाएगा। अब शायद ऑगर का इस्तेमाल आगे नहीं ही किया जाए, सीधे तौर पर अब मैनुअल ड्रिलिंग कराई जाएगी, जिसके लिए टीम जो है वो भी बाकायदा मौजूद है। जीपीआर सिस्टम से देखिए किस तरह से पूरा का पूरा जो रडार का इस्तेमाल करते हुए अंदर की जब जानकारी ली गई थी तो ये बताया गया था कि 5.5 मीटर तक किसी तरह का कोई भी व्यवधान जो है वो नहीं है, कोई अवरोध वहां पर नहीं हो सकता है। और अभी कैसे अभी मौजूदा स्थिति में क्या कुछ अपडेट है, हमारे सहयोगी अभिषेक जो हैं वो भी वो साझा करने के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे हम समझेंगे कि अभी फिलहाल का जो अपडेट है। अभिषेक, अभी मुख्यमंत्री तो पहुंच चुके हैं, अब हम क्या उम्मीद करें, कितना वक्त लगेगा? क्योंकि अर्नोल्ड डिक्स से जब मैंने बात की थी तो वो तो ये कह रहे थे वर्टिकल ड्रिलिंग की अगर बात करेंगे तो उसमें तो बहुत समय वो तो क्रिसमस की बात कर रहे हैं, 1 महीने का समय है उसमें। अब ये मजदूर क्या तब तक फंसे रहेंगे? क्या कैसे क्या कुछ होगा? देखिए, अभी सबसे पहले ऑगर मशीन के वो पार्ट्स निकलने सबसे ज्यादा जरूरी हैं जो अभी उसके अंदर फंस गए हैं। तकरीबन 26 मीटर लंबे पार्ट्स हैं और जो आपको मैं बता दूं वो बिट्स हैं जो तकरीबन 7 हैं।
7 बिट्स को निकालना अपने आप में बेहद बड़ा चैलेंज है। 7:30 बजे कल शाम को ये फंसी थी और जैसी सूचना आई और अभी जो हम समय हो गया है तकरीबन 1 बज गया है और उसमें 3 मीटर अभी तक बाहर निकाल सके हैं। तो बस्ती बाकी 23 मीटर हैं, वो कल तक सभी अधिकारियों से जैसे हमारी बात हो रही है 30 से 35 घंटे का वो बता रहे हैं कि जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो आगे का रुकावट क्या है, क्या व्यवधान है, उसके बाद पता चल पाएगा। पहले तो बिट्स बाहर आएंगी, बिट्स आने के बाद फिर आगे का व्यवधान देखा जाएगा। और अगर मैं आपको फिर बता दूं, ऑगर मशीन को लेकर जानकारी ये बताते हैं कि ऑगर मशीन 5 मीटर के दायरे में जब अंदर घुसाई जा रही थी तब काफ़ी मना किया गया था कि अब मैनुअल ड्रिल सबसे ज़्यादा सक्सेस रहेगा, क्योंकि जो अब पार्ट शुरू होने थे वो पार्ट थे जिसमें सबसे ज़्यादा सरिया, जाल और तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ऑगर मशीन वहाँ चलना संभव नहीं था। लेकिन जीपीआर रिपोर्ट्स के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं। अभी हम जीपीआर रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स अगर रहे हैं कि अगर जीपीआर रिपोर्ट्स मिलती है फिर उसमें उस बात का खुलासा हो पाएगा कि आखिर जीपीआर रिपोर्ट्स में क्या ये लिखा था कि 5 मीटर का रास्ता एकदम क्लियर है। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए अभिषेक, अधिकारी तो कह रहे थे कि जीपीआर रिपोर्ट है ये कि 5 और हमने न जाने कितने अधिकारियों से बात की, सबने ये कहा था। और अब ऑगर ऐसी फंसी है कि वो इतने मोटे मोटे सरिये हैं कि वो मूव तक नहीं हो पा रही है। देखिए मेरे सोर्सेज जो बताते हैं वो सीधे रूप से ये बताते हैं कि जीपीआर रिपोर्ट्स में इस तरह की कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई थी जिसमें 5 मीटर की बात कही हो। और वहां उन्होंने बल्कि ये लिखा गया था जीपीआर रिपोर्ट्स में कि जो उन्हें जगह दी गई थी जहां पे उनका कैमरा और एंटीना लगाया गया था उसके मुताबिक वो वहां से वेरीफाइड नहीं कर पाए पूरी अच्छे से उस जगह को, यानी टनल का जो पाइप का एरिया था वो टनल का वो वेरीफाइड नहीं किया था। और मेरे जो सोर्सेज ये भी बताते हैं कि उसमें 5 मीटर जैसी कोई भी बात नहीं लिखी गई थी। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है अनुराग जो आप यहाँ पर सुन रहे हैं, हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता रहे हैं। बार बार अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा था कि 5.5 मीटर तक कोई भी अवरोध यहाँ पर नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हैं। क्या ये रिस्क लिया गया वाकई में एजेंसी की ओर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है? और हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ गए। नवीन भट्टांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड डीआईजी एनडीआरएफ के, और वैभव डांगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट हैं। दोनों का स्वागत करते हुए पहले नवीन जी मैं आप ही के पास आता हूं। जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक जिक्र कर रहे थे, क्या एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आ जाता है इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में जब आपको मैनुअल ड्रिलिंग करनी होती है? क्या इस तरह के कोई नॉर्म्स हैं या इस तरह के एहतियात बरते जाते हैं? क्योंकि यहां पर जैसा अभिषेक बता रहे हैं, शायद अगर वो मैनुअल ड्रिलिंग की जाती, हाथ से खोदा जाता, तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनती जब पूरा का पूरा ऑगर मशीन ही फेल हो गया होता। जी बिल्कुल, मैनुअली एक्चुअली इस टाइप की कंस्ट्रक्शन में मैनुअली में बहुत टाइम लगता है। और फिर आप ये देखिए 50 से 60 मीटर अंदर जाके और वहाँ पर मैनुअली करना क्या मतलब इतना आसान नहीं है, जहाँ पर ऑक्सीजन एयर की मात्रा है ही नहीं, बहुत कम है। तो उसमें आपको BA सेट लगा के जाना है और अपने हैंडी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी मदद से आपने ड्रिलिंग करना है। और फिर ये जो अभी इस टाइप के सरिये और ये बीच में आए हैं जिसमें आपके ऑगर मशीन के जो ड्रिलर्स फंस गए और जो टूट गए हैं और उसमें उलझ गए हैं सरियों के अंदर, तो ये प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ी है जो मशीन में आई है। ये मैनुअली में खैर नहीं होती है, लेकिन मैनुअली में रास्ता बनाया जाता है और उसके अंदर लेकिन बहुत टाइम लगता है और आदमी जल्दी थक भी जाता है। फिर निकलेगा, फिर दूसरी पार्टी जाएगी, फिर तीसरी पार्टी जाएगी, इस प्रकार से कंटिन्यूस पार्टियां जाएंगी और जो हैंडी मशीन्स हैं इनके पास उनको लेके काम करेंगे, तब ये पॉसिबल है। ठीक है वैभव डांगे जी, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट हैं तो आप वहां के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ रहे होंगे, और इस वक्त उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे बड़ी जरूरत नजर आती है, क्योंकि प्लान ए जो कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का था वो अभी इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात में गिरता हुआ दिख रहा है। प्लान सी जो कि क्या वर्टिकल ड्रिलिंग है वो सबसे सेफेस्ट हो सकता है? क्या उससे हम अपने मजदूरों को बहुत जल्दी निकाल सकते हैं? क्या पूरा प्रोफार्मा हो सकता है सर? देखिए इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशंस में मुझे बिल्कुल आई एम श्योर रेस्क्यू टीम तीनों प्लान्स पर पैरेलली अपनी अपनी तैयारी कर रही है। जैसे आपकी रिपोर्ट में भी कल दिखाया था, वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भी प्लेटफॉर्म बनाना, मशीन्स को वहां रेडी करना, मशीन्स के लिए तैयारी करके उसके लिए भी सूटेबल काम कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशंस की ये सबसे बड़ा चैलेंज ही ये होता है कि इस प्रकार के नए नए सरप्राइजिंग चैलेंजेस रोज वहां आते हैं। और जैसे अभी नवीन जी ने कहा कि मैनुअल ड्रिलिंग ये बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे जगह पे, क्योंकि कल भी आपने देखा होगा कि जब वो गर्डर गैस कटिंग करके काटा, उसके पार्ट्स को छोटे छोटे टुकड़े में करके इसी पाइप के माध्यम से बाहर निकालने में बहुत कठिनाई गई और वहां लाइट की कमी, ऑक्सीजन की कमी, काम करने के लिए स्पेस की कमी,
मूवमेंट ऑफ हैंड्स की कमी, मशीन्स को वहां आप ले जा नहीं सकते, छोटे छोटे मशीन्स के आधार पर आपको काम करना पड़ेगा, तो उसमें कई हफ्ते लग सकते हैं इस प्रकार के काम में। और वर्टिकल ड्रिलिंग में भी यही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू करने के बाद में किस प्रकार के सरप्राइजेस अगेन हमारे पास डाटा में आते हैं, उसके आधार पर हमारे सबसे बड़ी चैलेंज होता है कि कोई भी ऑपरेशन चूज करने के समय, कोई भी प्लान चूज करते समय उसका इम्पैक्ट हमारे वहां के मजदूरों पर और वहां नीचे ओवरऑल सुरंग पर क्या आएगा ये भी देखना होता है, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग करते समय कहीं सुरंग किसी और जगह से ना धंस जाए, उससे नई समस्या ना पैदा हो जाए। इससे मुझे लगता है कि इस मामले में हमें थोड़ा बहुत काम एंड शांत होना होगा, हमारे पूरी रेस्क्यू टीम मैनेजर्स को बहुत क्वाइट होना होगा। मैं पूरे देश के लोगों की जिसको कहते हैं एंजाइटी, हम सब लोग समझते हैं और हम सब लोग उससे इत्तेफाक भी रखते हैं, लेकिन हमें एंजाइटी को थोड़ा शांत करना पड़ेगा और हमारे ऑपरेशन को बहुत कूल होना चाहिए राकेश, लेकिन और ऑपरेशन को बहुत प्रोफेशनल। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, राकेश हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे साथ मौजूद है। राकेश, क्योंकि वहां हम लोग जब बाहर हैं तो बाहर ये सोचते हैं कि कब हमारे श्रमिक भाई जो हैं वो बाहर आएंगे, लेकिन बहुत बड़ी चुनौतियां हमारी जो रेस्क्यू टीम है वो फेस कर रही है और इसको लेकर आपने वहां पर बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया कि कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। अगर मौजूदा वक्त की बात करें, कैसे ये ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, क्योंकि ना सिर्फ उन मजदूरों का मनोबल टूटा होगा, ना सिर्फ हमारा मनोबल टूट रहा है, बल्कि रेस्क्यू टीम भी जानती है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेटबैक उनके लिए, और फिर यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे ले जाना वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए रहने वाली है। निश्चित तौर पर अनुराग, मनोबल को तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा गिराने वाला ये है, क्योंकि जहां ये लग रहा था कि ये ऑपरेशन खत्म होने वाला है, बस चंद घंटे उसके बाद ये ऑपरेशन रुक जाता है ऐसे एंड पर कि वो कब शुरू होगा, कब उसके बिट्स निकाल दिए जाएंगे, कब ये पूरा ऑपरेशन आगे बढ़ जाएगा ठीक से, इस बात को लेकर अभी संशय की स्थिति बन गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सिलक्यारा टनल और इसके अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जाहिर सी बात है स्थितियों को वो समझ रहे हैं और उसके साथ ही एडमिन ब्लॉक में शायद एक फाइनल मीटिंग हो और एक जो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की जो एक रिपोर्ट आनी थी कि आखिरकार इस पहाड़ में मैनुअल ड्रिलिंग कितनी कारगर होगी। ठीक है, मशीन को ऊपर पहुंचा दिया गया है, ड्रिलर्स उसके रेडी हैं, लोग उसके हैं, ड्रिलिंग पैड भी तैयार है, लेकिन क्या वाकई, जरा तस्वीर दिखाइए हरिंदर, जरा ऊपर तस्वीर दिखाइए, क्योंकि जो अप्रोच रोड है उसको एक बार फिर से दुरुस्त किया जा रहा है। एक जेसीबी मशीन आपको अनुराग देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी, एक जेसीबी मशीन फाइनली, क्योंकि ठीक नीचे ढलान के ठीक नीचे वहां पर जो वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन है वो ले जाकर रखी हुई है, ड्रिलर्स उसके बाहर है और जैसे ग्रीन सिग्नल मिलेगा वैसे ही वो मशीन को ऊपर लेकर जाया जाएगा। चूंकि नीचे चेन सिस्टम होता है इसलिए मशीन को चढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वैसी कंडीशन में 60, 70, 80 डिग्री तक भी हो तो वो ऊपर चढ़ जाती है मशीन। लेकिन तब तक बीआरओ ने अपना काम मुझे लगता है प्रिकॉशनरी शुरू किया है, क्योंकि बीच में पूरी तरीके से ये तय था कि एक ही ओर से ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, यहां से सफलता मिल जाएगी, तो उस अप्रोच रोड को एक बार फिर से मुझे लगता है कि शायद दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि अगर ये फैसला हो जाए कि हमें वर्टिकल ड्रिल के ही ऑप्शन पर जाना है तो फिर वर्टिकल ड्रिलिंग शायद वहां से शुरू हो सके। उसकी मुझे लगता है कि शायद ये तैयारियां उस अप्रोच रोड को दुरुस्त करने के लिए, और जहां पर अभी आपको ये जेसीबी मशीन दिख रही होगी वहां पर एक ड्रिलिंग पैड रेडी है और उसके ठीक पीछे थोड़ी सी ऊंचाई पर एक और ड्रिलिंग पैड रेडी है। तो ये पूरी तैयारियां आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी बिट्स को निकालना, फिर उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग में भी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। 10 मीटर के आसपास जो है अगर डिग कर रहा है तो और अच्छा वो भी ये है जो अभिषेक कह रहे थे कि ये तय था और इस बात को लेकर उम्मीद पहले से थी, उम्मीद कह लीजिए या आशंका कह लीजिए कि आखिर में जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर सरिया, मेटल ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से हो सकते हैं, हो सकता है वो किसी वाहन से गए हों, अंदर फंसे हो तो वो वाहन भी हो सकता है उस मलबे में फंसा हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, या फिर जो ऊपर कंक्रीट का स्ट्रक्चर टनल में तैयार किया जाता है उसे पक्का करने के लिए वो स्ट्रक्चर भी टूटकर गिरा होगा, तो उसके भी सरिया और मेटल पार्ट्स गिरे होंगे। तो ये सब आशंकाएं थी पहले से, इसलिए जब आखिर में हम वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू होगी तो बहुत स्मूथ सब कुछ हो जाएगा। आशंकाएं वहां पर भी बनी हुई है। बहुत जल्दी से बरखा, क्योंकि आप लगातार लोगों से बात कर रही हैं, रिएक्शंस ले रही हैं, खासतौर पर ऑफिशियल से आपकी बातचीत हो रही है, वो बॉडी लैंग्वेज अब क्या पहले के मुकाबले अलग दिख रहा है क्या? क्योंकि आपने सवाल टाइमलाइन को लेकर कन्फ्रंट लगातार करने की कोशिश की, लेकिन टाइमलाइन पर कोई बात नहीं करना चाहता, सिर्फ आश्वासन है कि जिंदगियां सेफ रहें। आश्वासन ये है कि हाँ जिंदगियां सेफ रहेगी। बिल्कुल अनुराग, आप सही कह रहे हैं। और आप जो ये आज की मैं बात करूं बॉडी लैंग्वेज की अनुराग, तो ये है कि वो अधिकारी जो यहाँ से इस बैरिकेड को पैदल करके क्रॉस कर रहे थे ना, आज हम सुबह से देख रहे हैं गाड़ियों में अंदर जाते हैं, गाड़ियों से बाहर आ रहे हैं,
और सवालों से तो ऐसे बचा जा रहा है जैसे न जाने किस तरह के प्रश्न हम कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे इररेलेवेंट हो। अंदर जो लोग फंसे हुए हैं, जो जिंदगियां फंसी हुई हैं, हम उन्हीं को लेकर सवाल कर रहे हैं। किसी तरह के कोई जवाब जो है वो यहाँ पर नहीं दिए जा रहे हैं, बस हाथ दिखा दिया जा रहा है जैसे सब कुछ ठीक है। वहां पर परिजन, यहाँ पर अनुराग इतने ज्यादा परेशान थे। एक परिजन जो यहाँ पहुंचे थे अभिषेक, वो बाकायदा उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उनके घर पर तमाम तरह की समस्याएं हैं, उनका एक परिजन अंदर फंसा हुआ है। क्या वाकई में अधिकारियों को ये सारी चीजें दिख नहीं रही है, समझ में नहीं आ रही है? और 15 दिन, ये 14वें दिन तक ये पहुंचे हैं अब। देखिए 14 दिन होने के बाद हमारे पास आज भी कुछ भी कहने के लायक नहीं बचे हैं। और जब जो हमें ब्रीफिंग दी जा रही है वो बिल्कुल निराधार दी जा रही है। उस ब्रीफिंग के आधार पे भी अगर टिके रहें तो कम से कम वो बातें तो सामने आए। 5 मीटर की वो बात इतना बड़ी चुनौती लेके आई है। 5 मीटर वो कहाँ गए 5 मीटर, जब 1.5 मीटर पे आपके पत्थर और तमाम रुकावटें आ जाती हैं। वो रिपोर्ट कहाँ है? उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं करते कि भाई हमारी गलती नहीं है, वो 5 मीटर देखिए इसमें लिखा हुआ था, ये देखिए इसमें 5 मीटर जियो उसमें लिखा गया था। इस रिपोर्ट के जीपीआर की जो रिपोर्ट है, आखिर वो क्यों नहीं सार्वजनिक कर देते? कर दीजिए जब सार्वजनिक, और दिखाइए उस रिपोर्ट का हवाला दीजिए। जैसे कल आप हवाला दे रहे थे और 5 मीटर तक कोई भी रुकावट नहीं है, तो रुकावट का दीजिए हवाला। अब वो हवाला देने वाले जितने भी अधिकारी, ठोस को इन्फॉर्मेशन हमारे मीडिया को देने के लिए तो है ही नहीं, बस आकर जो बताया जाता है ठीक है हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन ये जीपीआर को लेकर भी तो कहा गया था ना, 2.5 मीटर में ही सब कुछ। देखिए अब तो जो मुझे समझ में आता है, ये समझ में आ रहा है कि देखिए प्लान 2 वर्टिकल का जो ऊपर का प्लान है, अभी उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई है। अभी जब तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी तब तक उस पर भी कुछ भी कहना बेहद ज्यादा जल्दी होगा। क्योंकि जो अधिकारी हैं, एक तो जो ये कंपनी है उसके NHIDCL, उसका जो अधिकारी को सार्वजनिक जो सूचनाएं दे रहा है वो एक अकाउंटेंट है। आप भरोसा कर पाएंगे उसकी बातों पे? क्या भरोसा करेंगे? वो टेक्निकल, वो इंजीनियर नहीं है जो आके यहाँ पे रोज हमें ब्रीफिंग दे रहा है, वो अकाउंटेंट है। तो आप कैसे भरोसा कर पाएंगे? कल से तो मेरा बिल्कुल भरोसा इसलिए उठ भी गया है कि आखिर जब 5 मीटर वाली बात है तो आप सार्वजनिक कीजिए, अन्यथा हमें दीजिए वो रिपोर्ट, हम देख के हम आपको बताएंगे। मैं इसी 5 मीटर वाली बात को आगे ले जाता हूं। नवीन सर, कल जब आप और मैं चर्चा कर रहे थे इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर, तो बहुत उम्मीदों के साथ चर्चा कर रहे थे। वो चर्चा ये थी कि इस 5 मीटर तक तो कोई अभी ब्लॉकेज नहीं आने वाला है, और अचानक फिर जो ऑगर मशीन है उसका जो ब्लेड है वो फंस जाना। तो क्या वहां पर उस स्तर पर कोई चूक हो गई? ये समझा नहीं जा सका कि आगे आने वाले वक्त में कुछ हर्डल हो सकती है? कोई तकनीकी खराबी हो गई या कोई और वजह जिसकी वजह से ये सारी परिस्थितियां बनी हुई है? और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ये जो रिपोर्ट एक्चुअली जो दी गई है, मेरे विचार से ये गलत रिपोर्ट दी गई है। अगर ये वाकई में सही ढंग से इसकी रिपोर्ट दी गई होती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि जो जीपीआर सिस्टम है वो बिल्कुल बता देता है 100% 5 मीटर तक कि इसमें कहाँ पर लोहे का ऑब्स्ट्रक्शन है, या कोई बड़ा हार्ड रॉक है, या कोई ऐसी ब्लॉकेज है। वो पूरी रिपोर्ट उसमें स्कैनर में आ जाती है, क्योंकि वो डीप स्कैनिंग करता है। और डीप स्कैनिंग का मतलब होता है कि उसमें हर चीज क्लियर आती है। तो इसका मतलब ये रिपोर्ट जो है ठीक नहीं थी। हाँ, और ये इसकी संभावना बनी हुई है, आशंका बनी हुई है कि वहां पर कोई ना कोई चूक हो गई है इस जल्दबाजी में। मैं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बात करूं बहुत जल्दी से वैभव जी, क्योंकि इस तरह से जब टनल बनाया जाता है और उसमें अगर आशंकाएं होती हैं कि कभी भी इस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं, हमारे सहयोगी राकेश ने भी इसको सवाल के तौर पर उठाया था कि वहां पर एस्केप रूट क्यों नहीं बनाया गया? क्या इस तरह के एस्केप रूट ऐसी परिस्थितियों में बहुत कारगर हो सकते हैं, या फिर यहां इस टनल में एस्केप रूट थे और वो अभी इस वक्त काम में नहीं आ पा रहे हैं, इस्तेमाल में नहीं आ पा रहे हैं? देखिए मुझे लगता है ना, हम लोग थोड़ा पैनिकी की तरफ जा रहे हैं। किसी भी इंजीनियर से दुनिया भर में आप पूछिए, ऐसा नहीं होता है कि एस्केप टनल आपने पहले बनाया बाद में आप एक्चुअल टनल बना रहे हो। एस्केप टनल और एक्चुअल टनल का डिगिंग इकट्ठा ही होता है। जब ये पूरा टनल पूरा हो जाएगा, उसका लाइनिंग और कंक्रीटिंग होने के बाद उसका एक पोर्शन एस्केप टनल करके यूज होता है। तो ये गलतफहमी में से हमको थोड़ा बाहर आना चाहिए। दूसरा, दुनिया भर में जितनी हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग और मैपिंग की मशीनरीज है, वो मैं इत्तेफाक रखूंगा जो अभी हमारे को पैनलिस्ट ने कहा, इतना डिटेल स्कैनिंग कोई मशीनरी दुनिया भर की नहीं करती है। इसलिए हमें थोड़ा पैनिकी से बचना होगा। अगर गलती भी कुछ हुई है तो वो फैक्ट हमें तभी पता चलेगा जब डेटा आएगा। तो अभी हम केवल बहुत रोज हम पैनिक हो रहे हैं कि जल्द से जल्द आना चाहिए। हम सब बहुत एंजाइटी में है, हम सब समझते हैं, देश के सारी जनता जल्द से जल्द हमारे। यहाँ सवाल 41 जिंदगियों का है। आप ठीक है कि आप एक एक्सपर्ट के तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं। सोचिए जरा
जिसके अपने घर के लोग वहां पर मैं फंसे बिल्कुल हुए हैं सहमत हूं और वो आपकी बात सोच रहे से। एक मैं मिनट, बिल्कुल अगले 1 आपकी मिनट में बात हो से सकता है 12 सहमत बजे, अगले आधे हूं। घंटे में मैं 12। बिल्कुल आपकी राकेश बात कुछ से कह रहे हैं, सहमत राकेश हूं। प्लीज। अनुराग आवाज आ रही है आपको? प्लीज राकेश, प्लीज अपना सवाल पूछिए। नहीं, मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाह रहा था। जो एक्सपर्ट कह रहे थे कि एस्केप रूट का अलग से इस्तेमाल नहीं होता है और इसी टनल में जब रेडी हो जाती है फिर हम एस्केप रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो सर मेरा एक बहुत जेन्युइन सवाल है और ये मेरी एक जिज्ञासा के तौर पर है कि अब जब हम ऑगर मशीन से अंदर ड्रिल कर रहे थे, हम एक लोहे की पाइप डाल रहे थे और उसके बाहर चूंकि जो काम कर रहे हैं अभी लोग, उनकी सेफ्टी के लिए एक सीमेंट के ब्लॉक्स की हमने अलग सी टनल उसमें बनाई और वो रखा कि अगर जो अभी लोग वहां पर खोद रहे हैं उनको दिक्कत हो जाए तो कम से कम जो 41 उधर तो फंसे हैं, ठीक है, उनको निकाला ही जाएगा, लेकिन जो इधर के लोग हैं उनको निकालने के लिए एक सेफ्टी ब्लॉक इधर से बनाया। तो जब हम सुरंग बना रहे थे, इतना खोद रहे थे, तो जो लोहे के पाइप अभी डाल रहे हैं ये पहले से हमने क्यों नहीं डालते चले गए? या फिर वो सीमेंट के ब्लॉक्स जरा दिखाइएगा हरिंदर जरा ये दिखाइए, जो ये सीमेंट के ब्लॉक्स चौकोर रखे हुए हैं, ये जो रखे हुए हैं ये चौकोर ब्लॉक्स, इसी तरीके के अनुराग ये तस्वीरें हमने भेजी हुई हैं। ये देखिए, ये जो चौकोर ब्लॉक्स रखे हुए हैं, लोहे की पाइप डाली जा रही है और जहां से लोहे की पाइप अनुराग डालने का काम चल रहा है, वहां पर सीमेंट की ब्लॉक्स की एक ही बनाई हुई है ताकि कम से कम जो अभी जो वर्किंग लोग हैं उनकी सेफ्टी रहे। तो ये काम जब टनल बन रही थी तो हम पहले से अगर पैरेलली इसके अंदर सीमेंट के ब्लॉक्स की या लोहे की पाइप अगर डालते चलते तो कम से कम जो 41 लोग फंसे शायद नहीं निकल पाते। ये एक लूपहोल है और ऐसा नहीं कि 400-500 मीटर की टनल है, ये टनल 4.5 किलोमीटर की है। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर होना चाहिए था, मुझे जो लगता है। ऐसी कितनी टनल बननी है, ऐसी कितनी टनल बन चुकी है, हर बार इस तरह से मजदूरों की जिंदगी को दांव पर नहीं रखा जा सकता। अगर इस तरह के विकल्प नहीं है तो आगे विकल्प बनाए जाए। बरखा में नहीं, ये सवाल पूछिए अनुराग, इस सवाल को टॉस करिए, उन्हें मेरी आवाज आई होगी, आप जवाब लीजिए उनसे। मैं इसी पर राकेश बात करूंगा। बरखा कुछ अपडेट देंगी, बरखा प्लीज। अरे तस्वीरें आपको यहाँ पर आप देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला कल भी यहाँ पर पहुंचे थे, अंदर पहुंचे, जानकारी ली, पूरा ब्यौरा जो है वो उनको दिया गया। उसके बाद ये देखिए सामने तस्वीरें हैं, अभी फिर यहाँ से गुजरते हुए काफिला, किसी तरह की बातचीत हालांकि देखिए एक बार फिर से यहाँ पर नहीं हुई है। अभी तक का अपडेट जरूर जान लिया गया है, 41 जिंदगियां अंदर फंसी हुई हैं, लेकिन वो किसी के पास नहीं है। कोई एक्सपर्ट वो ठोस प्लान ही क्या नहीं बना पा रहा है जिससे कि वो जिंदगियां सुरक्षित बाहर आ पाए। आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर परिजनों का हौसला जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। और वैभव दांगे जी, आप कह रहे हैं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप समझिए कि जो मजदूर हौसला बनाए हुए थे, जो परिजन हौसला बनाए हुए थे, अब जब पता चले कि जो हमने शुरू किया था वो वापस शून्य पर चला गया है, तो सोचिए हौसला क्यों नहीं टूटेगा। मेरे सहयोगी राकेश जो सवाल पूछे थे, अगर उस पर जवाब दे दे वैभव जी प्लीज, बहुत जल्दी से। बिल्कुल, राकेश जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है और ये सवाल बिल्कुल टनल की कंस्ट्रक्शन की पूरी सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन निश्चित रूप से करनी चाहिए और करनी ही पड़ेगी कि कंस्ट्रक्शन में, डिजाइन में, ऑपरेशंस में क्या क्या गलती हुई है, क्या इस प्रकार के सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए थे, वो लिए गए थे कि नहीं गए थे, ये बिल्कुल निश्चित रूप से चेक करने की आवश्यकता है। लेकिन मेरा, आप अन्यथा मत समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परिजनों की समस्या नहीं हो रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मलबा धसा हुआ है तो ये हम नहीं समझ पाएंगे कि वो क्यों हुआ है। सबसे पहले प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द हमें 41 मजदूरों को बाहर निकाल रहा है। तो मैं प्योरली इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से आपको ये कहना चाह रहा हूं, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ऑगर मशीन का उपयोग करके हमें 50 मीटर तक पाइप डालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहले सारी प्रायोरिटी पैरेलली हर तीनों ऑप्शन पर रेस्क्यू टीम को काम करना चाहिए। उन तीनों ऑप्शन पर लगातार काम करते हुए शॉर्टेस्ट पॉसिबल ऑप्शन पर ज्यादा रिसोर्सेज डालने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रयास यही किया जाना चाहिए कि जल्द से जल्द 41 बिल्कुल सर, वही कोशिश है और उसी की उम्मीद पूरा देश कर रहा है। मैं उस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी बात करूंगा, हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जो कि उत्तराखंड सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या रिएक्शन दिए, पहले वो सुना देते। उस हिसाब से मैं यही कह सकता हूं कि थोड़ा सा जो दिक्कतें रात आई थी उसमें थोड़ा पहले से सुधार है और निश्चित रूप से सभी हमारे जितने भी टीमें हैं, एजेंसीज हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्द हमें कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। देखिए इसमें टाइम बाउंड करना तो थोड़ा ठीक नहीं होगा,
लेकिन ये मानिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे 41 श्रमिक हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक है सर जीपीआर और उनसे भी बातचीत हुई है लगातार, वो भी ठीक हैं। सारे लोग अपने लिए जिस प्रकार से वो बातचीत कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि उनका भी मनोबल बढ़े और आप जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, मैं आपका भी धन्यवाद कर रहा हूं। कि बरखा जिस वक्त प्रेमचंद अग्रवाल बात कर रहे थे, कन्फ्रंट लगातार कर रही थी और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बहुत बेबाकी से बरखा ने तमाम सवाल दागे। बरखा, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है बहुत जल्दी से बताइए, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल कह रहे हैं जानों को बचाना प्राथमिकता है, लेकिन टाइम फ्रेम नहीं, किसी तरह का कोई टाइम फ्रेम जिस पर बात वहां पर ना रेस्क्यू टीम कर रही है ना ऑफिशियल्स कर रहे हैं। आ गया वो नीतीश बात कर लो ना उससे। चलिए, हो सकता है बरखा तक आवाज ना पहुंचे, बरखा का रुख करेंगे। मैं बहुत जल्दी से नवीन जी आपसे समझ लेता हूं कि क्या ये मजबूरी है क्या रेस्क्यू टीमों की कि वो खुद भी नहीं पता कर पाएंगे कि अभी कितनी देर तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन से जूझना पड़ेगा उन्हें? बिल्कुल कोई भी नहीं इस बारे में प्रेडिक्ट कर सकता आज की तारीख में। पहले तो उम्मीद बन रही थी, लेकिन अभी ऐसे कई टेक्निक मौजूद हैं और एफर्ट्स हैं जो ये लोग कर रहे हैं, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं। जैसे अभी बात की थी हम लोगों ने, वर्टिकल जो है ड्रिलिंग करेंगे। अब देखिए, वर्टिकल ड्रिलिंग का मतलब ये है कि पहाड़ है और अब वाटर स्टैग्नेशन कहीं ना कहीं होगा, वाटर सोर्स होगा। अगर हमने परफेक्ट उसका अगर वो नहीं की रिपोर्टिंग, तो उससे क्या होगा कि ड्रिलिंग के दौरान कहीं अगर वाटर का सोर्स उसमें आ गया। सर, मैं अपडेट के तौर पे बता दूं कि जियोफिजिकल डिपार्टमेंट जो है वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि वाटर सोर्स नहीं है जहां पर ड्रिलिंग होना है। वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आ गया इसीलिए उसकी रिपोर्ट ली जाती है। और जैसे अभी था, अभी जीपीआर की रिपोर्ट के अंदर था, तो वो गलती हो गई, अंदर फंस गई मशीन। इसी प्रकार से अभी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले कंफर्म रिपोर्ट दे लीजिए, कंफर्म करने के बाद, और इसके लिए भी आप तैयार रहिए कि ड्रिलिंग में ये प्रॉब्लम आ सकती है। बरखा, एक सवाल जानना चाह रही थी आपसे, वो ये कि क्या जीपीआर जो है वो पूरी तरह से एक्यूरेट है? नहीं, इसकी रिपोर्ट बनने के बाद इसकी जो रिपोर्ट करके आई है वो ठीक नहीं आई है। अगर ये परफेक्ट आती तो बिल्कुल इसकी जो है आपको कंफर्म आ जाती। जिस बात का जिक्र आप और अभिषेक कर रहे थे, इसका मतलब ये कि उस रिपोर्ट को जिसमें ये बताया जाता है कि 5 मीटर तक कोई हर्डल्स नहीं है, उस रिपोर्ट में गड़बड़ी है। बरखा, हमारे एक्सपर्ट भी ये बात मान रहे हैं। अनुराग, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल बरखा, ये बात आप ही के लिए। जी अच्छा, अनुराग, जो हम ये जीपीआर की बात लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, वो जो पूरा का पूरा एरिया है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, अगर हमें हमारे एक्सपर्ट समझा पाए कि एंटीना उसका ढंग से काम कर पा रहा हो गया क्या? सर, आप क्या बता पाएंगे, अगर रबल, वो जो पूरे का पूरा मलबा है, जब वो इतने सामने यहाँ पर मौजूद था, तो जीपीआर टेक्नोलॉजी ये पूरा का पूरा स्कैन करने में क्या वाकई में सक्षम थी? और अगर ये रिपोर्ट दी गई तो फिर ये सब सर हो कैसे गया? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये रिपोर्ट पॉसिबल है, लेकिन ये रिपोर्ट ठीक से किस वजह से गड़बड़ हुई है, क्या टेक्निकल फॉल्ट आई है, किस जल्दबाजी में दी गई है, ये तो डिटेल इंक्वायरी होगी तभी पता लगेगा। अभी बताना एकदम जल्दबाजी होगा। जी वैसे डीआरडीओ ने जो रोबो बनाया है, जो अंदर गया भी था, वो डीप पेनिट्रेशन करके उसके पास एक्सरे होता है, जिससे वो अंदर की पूरी आधा किलोमीटर या 500 मीटर या जो आपका जो जहां तक वो जा सकता है वहां तक की कंफर्म रिपोर्ट वो ले आता है। कितना लोहा है, कितनी अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, वो कंप्लीट रिपोर्ट आ जाती है और वो दे देता है। अब वो ऑलरेडी यह काम कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, ये गलती कहाँ रही? जी बरखा कुछ कह रही है? जी बताइए अनुराग, फिर गलती कहाँ रही? अगर ये सारी चीजें इतना एक्यूरेटली काम करती हैं, वो भी इतना मेजर प्रोजेक्ट, इतनी हाई टेक टेक्नोलॉजी सारी अगर इस्तेमाल की जा रही है, वो कह रही है 5.5 मीटर तक कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो फिर इतना बड़ा लूप होल कैसे रह गया सर? बिल्कुल, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट कही हुई है, या जल्दबाजी में रिपोर्टिंग हुई है, या किसी ने जो है ये परफेक्ट रिपोर्ट नहीं दी है। वरना जो आज की जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जीपीएस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जो ये तो काफी। अनुराग, बस मैं एक बात क्या एंड करूंगी कि अगर वाकई में वो रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं थी, सही नहीं थी, तो ठीक है, यहाँ पर भी ऑफिशियल्स को उस पर काम नहीं करना चाहिए था और आगे का चीजें जो है वो सोचनी
चाहिए थी, नई ऑगर को वापस डालना था। अगर मैनुअली अभी करना था, अभी भी मैनुअली बाद में करना था तो मैनुअली पहले शुरू कर देते, ना ऑगर मशीन को वापस अंदर किया जाता। आप खुद सोचिए अनुराग, इतनी सारी जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं और क्या बिना एक्यूरेसी के ये सारी चीजें हो रही हैं अनुराग? देखिए बिल्कुल, और ये एक्यूरेसी, मैं इसी बात को राकेश जी के पास लेके जाता हूं। राकेश, ये एक्यूरेसी जिसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि सवाल 41 जानों का है। ये 41 जिंदगियां जो कितने दिन से जंग लड़ रही हैं, अब अगर जाकर ये पता चले कि गड़बड़ी हो गई है, और हो सकता है कि लूपहोल हो सकता है जल्दबाजी हो, लेकिन अब जाकर पता चले कि मामला फिर से शून्य पर आ चुका है, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। अभी क्या हम ये माने कि अब यहां से बहुत ज्यादा एहतियात बरते जाएंगे और सारी चीजें बहुत देख समझकर ही आगे बढ़ाई जाएंगी? क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? नहीं, एहतियात तो बरते ही जाएंगे। एहतियात तो पहले भी अनुराग बरते जा रहे थे, लेकिन उन एहतियात बरतने का हुआ क्या? जीपीआर रिपोर्ट की बातें देखिए, मैंने जितना पढ़ा है, समझा है थोड़ा बहुत, जीपीआर रिपोर्ट ठीक होती है, नियर टू एक्यूरेट होती है, लेकिन सवाल ये उठता है जो अभिषेक ने आपसे थोड़ी देर पहले उठाया कि क्या वो प्रॉपर एरिया, क्या वो प्रॉपर रिक्वायरमेंट जो होती है जीपीआर स्टडी के लिए, उस मशीन को सेट करने के लिए, चूंकि ये वेव्स के आधार पर कैलकुलेशन होता है, वो मशीन वेव्स छोड़ती है जो गहराई तक जाके पता करती है कि वहां कोई मेटल है कि नहीं है। तो वो प्रॉपर चीजें मिली नहीं मिली, प्रॉपर जो कंडीशन चाहिए थी वो मिली नहीं मिली तो फिर रिपोर्ट में क्या लिखा है? जो कह रहे थे कि एक बार हाथ में रिपोर्ट आ जाए, क्यों नहीं पब्लिक हो जाती है रिपोर्ट की? देखिए साहब, ये तो रिपोर्ट में था, इस आधार पर हमने ऑगर को घुसाया, वो जो है ब्लेड अंदर गए, फंस गए, तो वो रिपोर्ट या तो सामने आ जाए, उसको पढ़ें कि भाई क्या लिखा हुआ है। आप देखिए, आपको याद होगा, मैं एक थोड़ा सा इस मामले से हटकर आपको चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि जीपीआर का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर होता है। आपको याद होगा काशी विश्वनाथ में जो अभी एएसआई का सर्वे चल रहा है, उसमें इस बात का प्रॉपर मेंशन है कि पहले जीपीआर सर्वे हम करेंगे, देखेंगे कि नीचे क्या है क्या नहीं है, किस तरीके के स्ट्रक्चर हैं। तो जीपीआर का इस्तेमाल होता है अलग अलग जगहों पर, लेकिन सवाल इसमें कई सारे हैं कि एक तो लिखा क्या है, क्या उसका एनालिसिस ठीक हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात है कि हुआ तो जीपीआर को अंदर ले जाकर जो स्टडी की गई, क्या वो कंडीशन ठीक थी, क्या वो प्रॉपर स्पेस मिला? क्योंकि आप ये मत भूलिए कि सिर्फ वो पाइप का ही स्पेस था, उसी के जरिए अंदर जाकर तमाम स्टडी जो हो सकती है हुई नहीं हुई होगी। ऊपर से ये पहाड़ रॉ है, चीजें इसमें बदलती हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, जब तक फाइनली कुछ आ न जाए, रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिक हो न जाए, हम आप सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं, हम आप सिर्फ जो है एक जो है अनुमान लगा सकते हैं, एजम्पशंस हैं ये। हाँ, नहीं बिल्कुल राकेश, लेकिन अगर लूप होल्स हैं, अगर कोई कमी है, खामी है, लेकिन मैं नवीन सर, क्योंकि आप इस तरह के कई ऑपरेशंस को अभी तक अंजाम दे चुके हैं, बिल्कुल आपके अंडर में कई सारे जो ऑपरेशंस को अंजाम देने वाले वो रहे होंगे। मुझे बताइए कि जब इस तरह की चीजें पता चलती है कि आपने इतने दिन तक मेहनत की और आप आकर वापस शून्य पर आ जा रहे इतने दिन बाद, जब पूरे देश को या पूरे लोगों को उम्मीद है कि अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा या सारी जिंदगियां बच जाएंगी, तो फिर रेस्क्यू टीमों के ऊपर क्या बीतती है? देखिए, क्या उनका टेम्परामेंट या उनके बॉडी लैंग्वेजेस में कोई हताशा दिखती है, या फिर वो नए सिरे से नए जोश के साथ आगे बढ़ जाते हैं? मतलब कैसे क्या होता है आगे? नहीं, एक बार तो मेंटली और फिजिकली थोड़ी हमें एग्जॉस्टनेस आ जाती है और मन में थोड़ा सा दुख भी होता है कि क्यों ये फेल हुआ। एनी हाउ एक नए जोश के साथ फिर हम शुरू हो जाते हैं, एक नया रास्ता निकाल के। फिर अभी जैसे मैनुअली है, अभी जो है हम अंदर इतने गहराई में जाके 50 मीटर जाके और उस पाइप नुमा एरिया के अंदर से वो मैनुअली करेंगे, जो बहुत बहुत कठिन काम है। और उसके लिए BS सेट्स वगैरह लगा के बारी बारी से आदमी बदलते जाएंगे और मैनुअल मशीनों की मदद से, हैंडी मशीनों की मदद से डिगिंग करेंगे। तो क्या ये मैनुअल डिगिंग ही एकमात्र ऑप्शन है? हाँ, अभी फिलहाल ठीक है। तो अब बरखा, क्योंकि आप जहां पर मौजूद है वहां से उस तैयारियों को हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं जहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारियां की जा रही है, तो क्या उस स्तर पर भी अभी कोई तेजी आप देख पा रही हैं? क्या तैयारियां वहां पर? अनुराग, वर्टिकल ड्रिलिंग की जहां पर आप बात कर रहे हैं, देखिए आपने वो रिपोर्ट देखी होगी अनुराग, एक हैवी ड्यूटी मशीनरी जो है वो यहाँ पर पहुंचा दी गई है। फिलहाल आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा देंगे। इसी रास्ते से होते हुए उसे फिलहाल एक स्पॉट पर जाकर रखा गया है। ऊपर का जो रास्ता है वो बना दिया गया था, लगभग खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है, लेकिन वो काम शुरू कब होगा इस बात को लेकर किसी तरह की कोई श्योरिटी अभी नहीं है। ये जरूर कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द काम जो है वो शुरू किए जाएंगे। वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई थी तो यूज भी होंगी अभिषेक, लेकिन अभी मशीन वही मौजूद है। क्या हम उम्मीद करें कि जब तक ये ऑगर का काम बाहर निकालने का होगा, आगे शुरू होगा, वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी जोर दिया जाएगा, दोनों साथ साथ हो पाएंगे? बताइए। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन कहां से आई है। गुजरात से मंगाई गई थी, 23 तारीख की रात को आ गई थी।
और लगातार बाहर खड़ी हुई थी और आज हमने इस पे रिपोर्ट भी की है। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जो शुरू होगा, मुख्यमंत्री अभी समीक्षा कर रहे हैं, उसी पे चर्चा चल रही है अनुराग। और जो सर्वे की रिपोर्ट है, जो सर्वे की रिपोर्ट है, उस सर्वे की रिपोर्ट के पश्चात ही ऊपर वर्टिकल की ड्रिलिंग होगी। ठीक है, संक्षेप में बस अनुराग देखिए, अभी सर्वे का हमें इंतजार करना होगा, हम जानते हैं समय की थोड़ी ठीक है। कमी है। बैक टू यू। देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका और राकेश का है, जो हर एक जानकारी पल पल की हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए, आपसे एक एक जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी ये बड़ी कवरेज टाइम्स नाउ भारत पर जारी।